मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, दैट इज मनी सप्लाई, हैज़ इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट मनी क्वांटिटी इंक्रीजेस, प्राइस लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे ये है कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज़ बेसिकली अबाउट द कि मनी सर्कुलेशन में कितनी है और उसका प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जितना मनी होएगा, मनी सप्लाई जितना ज़्यादा होएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्राइस लेवल भी उतना ही बढ़ेगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो यानी कि किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे क्वांटिटी ऑफ मनी जितनी ज़्यादा होएगी, प्राइस लेवल उतना ही ज़्यादा होएगा, और जितनी मनी क्वांटिटी में कम होएगी उतना ही प्राइस लेवल कम होएगा। प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी डिटर्मिन्स द वैल्यू ऑफ मनी। तो प्राइस लेवल से पता चलता है कि मनी का वैल्यू क्या है। सिंपल सी बात है, अगर आप 100 रुपये में सपोज 100 रुपीज़ जो है इनकम है और 100 रुपये में 10 पेन खरीद पा रहे हो, यानी 10 रुपये का एक पेन है, राइट। तो सपोज पेन का प्राइस बढ़ के 10 से 11 रुपया हो जाता है, तो अब आप 100 रुपये में कितने पेन खरीद पाओगे? 9 ही पेन खरीद पाओगे, 10 नहीं खरीद पाओगे। विच मीन्स क्या हुआ? वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि प्राइस राइज हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए, प्राइस के राइज होने से वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। ठीक है, तो यानी वैल्यू ऑफ मनी और प्राइसेस का कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी का कैसा है? क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मनी सर्कुलेशन में अगर पैसा ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होएगा, डिमांड ज़्यादा होएगा तो प्राइसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन वैल्यू ऑफ मनी के साथ कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। हायर प्राइस लेवल मीन्स लेस गुड्स एंड सर्विसेज अ यूनिट ऑफ मनी कमांड इन द इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि अगर मेरा प्राइस बढ़ता है इकोनॉमी में तो क्या होएगा? कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाएंगे। ठीक है, तो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाएंगे यानी वैल्यू ऑफ मनी जो है कम हो जाएगी। नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ए यूनिट ऑफ मनी कॉन्स्टिट्यूट्स वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी कि अगर प्राइस राइज हो गया तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर कम हो गया, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को जितना पहले खरीद सकते थे अब उतना नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप में। अगर प्राइजेस जो हैं बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी कम होगा, अगर प्राइजेस कम है तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ना जर्नल प्राइस लेवल का बात किया है, जर्नल प्राइस लेवल लिया है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर हम परचेजिंग पावर में देखें या गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में देखें तो फिर तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं और बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी, पर बहुत सारी इक्वेशंस हम जो है बना के उससे कुछ ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जर्नल प्राइस लेवल की फॉर्म में लिया है इसको। ठीक है, नाउ परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द लेवल ऑफ प्राइजेस, so that the study of purchasing power of money is identical with the study of price level। ठीक है, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैसा लिया है? रेसिप्रोकल ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस, ताकि हमारे पास जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो प्राइस लेवल के ही आइडेंटिकल हो जाए। और उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में हम बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते, बहुत सारी इक्वेशंस हम नहीं बना सकते हैं, राइट। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी। फर्स्ट ये सबसे पहले प्रोपाउंड की गई थी 1566 में बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो उसके बाद जीन बोडेन वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। देन एलेबोरेटेड बाय डेविन्जेती इन 1588, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट जॉन लॉक इन 1691, डेविड ह्यूम इन 1752, और उसके बाद इरविंग फिशर, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने इसको जो है फॉरवर्ड किया था। और उन्होंने क्या निकाला कि डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जर्नल प्राइस लेवल एंड एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी।
दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ प्राइस लेवल का कैसा रिलेशनशिप है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। दूसरा क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी के साथ। यहाँ पे आप देखिए क्या चीज़ क्या है इसमें, क्वांटिटी ऑफ मनी कि कितना रुपया, कितना नोट्स, कॉइन्स मार्केट में या क्रेडिट की फॉर्म में भी है। सपोज अगर 100 रुपया है मार्केट की सर्कुलेशन में, तो देखिए डिमांड भी 100 रुपये की अकॉर्डिंगली होगी। अब अगर 100 के 10 नोट आ गए मार्केट में तो 1000 रुपया हो गया सर्कुलेशन, तो 1000 रुपये का डिमांड आएगा। ठीक है, 1000 डिमांड बढ़ेगा तो जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ेगा। देयर इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। अब वैल्यू ऑफ मनी क्या है, वैल्यू ऑफ मनी आई टोल्ड यू ये डिपेंड करती है प्राइसेस पे। अब जो पुराना एग्जाम्पल है, हम 100 रुपये का एग्जाम्पल ले लेते। 100 रुपये में हमारे पास 10 पेन आ रहे थे, प्राइस बढ़ गया 10 की जगह अब हम 9 पेन ही खरीद पा रहे हैं, यानी प्राइजेस के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो गई। ठीक है, ये है दूसरी बात, यानी यहाँ पे दो बातें की गई हैं, दो जो है इक्वेशंस एक तरीके से ली गई हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल, सेकंड इज प्रोपोर्शनेट एंड रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, नाउ ट्रांजैक्शन अप्रोच। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में एक्चुअल में एक तो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और दूसरा है केन्स का जो थ्योरी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में भी एक फिशर्स का है और एक कैश बैलेंस या कैम्ब्रिज अप्रोच है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फिशर्स को। ठीक है, कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज अप्रोच को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं तो ट्रांजैक्शन अप्रोच में हमें क्या मिलता है। तो ट्रांजैक्शन अप्रोच या फिशर्स इक्वेशन जो है, सबसे पहले फिशर्स ने दी थी परचेसिंग पावर ऑफ मनी, ये इसमें जो कि पब्लिश हुआ था 1911 में। ठीक है, तो उन्होंने कहा डिमांड फॉर मनी शुड बी इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इन्होंने इक्वेशन ली वो ली पी यहाँ पे क्या है, प्राइजेस, टी क्या है, ट्रांजेक्शन्स, एम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी, एम डैश क्या है, मनी इन क्रेडिट। ठीक है, वी वेलोसिटी ऑफ मनी इन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टी को आप नीचे भी लेके आ सकते हो। बेसिकली बात क्या है कि जो हमारे फिशर्स हैं उन्होंने कहा है कि वी एम डैश वी डैश टी ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वी है क्या चीज़। वी इज़ अ वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है, जैसे सपोज 100 रुपी इज इन सर्कुलेशन इन द मार्केट, तो ये है कि मनी सर्कुलेशन कितना है। अब वेलोसिटी ये है कि उस 100 रुपीज़ को हम कितनी बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मैंने कोई चीज़ ली, मैंने जो है शॉपकीपर को पैसा दिया, 100 रुपीज़ दिया, शॉपकीपर ने आगे किसी को 100 रुपीज़ दिया, उस पर्सन ने एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि जो नोट या कोई कॉइन है मार्केट में वो कितना बार कितने हाथों में से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये होता है वेलोसिटी। अब सपोज अगर 3 का वेलोसिटी है मार्केट में, तो बेशक 100 रुपया ही है मार्केट में, लेकिन उसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 300। ठीक है, कितनी बार हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं वी एम डैश वी डैश टी ये सब कांस्टेंट है। तो फिर देखिए क्या हो गया, ये दो हमारे पास फैक्टर्स रह गए, पी एंड एम। पी एंड एम मतलब प्राइजेस और क्वांटिटी ऑफ मनी दोनों का कैसा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप हो गया, कि जितना क्वांटिटी मनी बढ़ाओगे उतना ही प्राइजेस बढ़ेंगे, जितना क्वांटिटी मनी कम करोगे उतना ही प्राइजेस कम होगा। राइट, यहाँ पे फिशर्स ने हमें ये डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। तो क्या लिखा है, कैसे किया है देख लेते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, यहाँ पे प्राइजेस, ओ वाई एक्सिस पे प्राइजेस रहेंगे। तो ये बनेगा 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे P इज इक्वल टू एफ एम।
ठीक है। प्राइजेस जो रहेगा क्वांटिटी ऑफ मनी का जो है फंक्शन रहेगा, जितना क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड बढ़ेगा उतना ही प्राइजेस बढ़ेगा, जितना कम होगा उतना ही प्राइजेस कम होएगा। दैट इज़ वाई दिस इज ऑन द 45 डिग्रीज। ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी इन फिशर्स इक्वेशन। फिशर्स की इक्वेशन में सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी में क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कितने नोट्स कॉइन्स जो हैं सर्कुलेशन में हैं। सप्लाई ऑफ मनी में m प्लस m डैश यानी कि क्रेडिट मनी जितनी भी है और नोट्स और कॉइन्स कितने हैं। दूसरा वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी हमारे पास GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ओवर मनी इन सर्कुलेशन, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो टोटल सप्लाई ऑफ मनी MV प्लस M डैश V डैश आ गया। ठीक है। डिमांड फॉर मनी हमारे पास कितना है, कितना डिमांड हम करेंगे, एक तो जितना प्राइस लेवल है और जितना हम ट्रेड ट्रांजेक्शन्स चाहते हैं। ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू P इंटू टी। तो एंड ऑफ द डे क्या कहा है कि PT शुड बी इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश, यानी डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर। नाउ यहाँ पे असम्पशंस क्या ली गई हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, जितनी है उतनी ही होगी, ना बढ़ेगी ना कम होएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा। जितने भी आप क्लासिकल थ्योरीज को देखोगे ज़्यादातर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का असम्पशन हमेशा मिलेगा। कॉन्स्टेंटी यानी ट्रेड ट्रांजेक्शन्स क्या है? कॉन्स्टेंट रहेंगी। कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन बिटवीन M एंड M डैश यानी कि जो क्रेडिट मनी है और मनी सप्लाई है वो एक जितना रहेगा, यानी अगर मनी बढ़ता है तो क्रेडिट मनी भी बढ़ेगा, अगर मनी कम होता है मार्केट में तो क्रेडिट मनी भी कम होगा। दैट इज़ वाई कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन बिटवीन M एंड M डैश, राइट। तो ये एक्चुअली थ्योरी था कि किस तरीके से बेसिक हमें यही इक्वेशन दी है PT इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश। ठीक है। जहाँ पे उन्होंने बाकी सब कांस्टेंट लेते हुए सिंपल सा एक लॉजिक दिया है कि क्वांटिटी ऑफ मनी जितना बढ़ेगा उतना प्राइजेस बढ़ेंगे, जितना क्वांटिटी ऑफ मनी कम होगा उतना जो है प्राइजेस कम होंगे, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द क्रिटिसिज्म। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है? सिंपल ट्रूइज्म, मतलब सिंपल सी बात है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा तो जो है प्राइजेस बढ़ रहे हैं, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी कम हुआ है तो प्राइजेस कम हो रहे हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, बहुत सारी अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं क्योंकि T है, T डैश है, इसी तरीके से बाकी जो भी है M डैश है, राइट, V डैश है, MM, तो ये सबको क्या लिया है? कांस्टेंट लिया है। बट ये रियल लाइफ में देखें दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स नॉट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। एंड देन लोपसाइडेड थ्योरी, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी पे इतनी बात नहीं की जितनी डिमांड फॉर मनी पे बात की है। डिमांड क्वांटिटी डिमांड फॉर मनी बढ़ा तो जो है आगे प्राइसेस बढ़ाएंगे। ठीक है। प्राइस लेवल इज़ नॉट अ पैसिव फैक्टर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी मनी के ऊपर ही आधारित है। प्राइस लेवल के अपने बढ़ने से या कम होने से इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स चलते हैं विच इज़ नॉट कंसीडर्ड इन दिस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एजम्पशंस लेके चले हैं तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं है, जो कि केन्स कहते हैं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, राइट। इट फेल्स टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स को एक्सप्लेन करने में फेल है, ये इनकन्सिस्टेंट है, राइट। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ ROI, ROI इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात ही नहीं की है, क्योंकि आगे चल के केन्स को देखेंगे तो केन्स कहेगा कि जहाँ पे मनी सप्लाई मनी डिमांड आपस में जो है इक्विलिब्रियम में आते हैं वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं की। डिफ़िकल्ट टू मेजर वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कितने हाथों में गया है कौन सा नोट, क्या एक्चुअल वेलोसिटी है। और स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे ब्लैक मनी भी एग्जिस्ट करती है। एंड इट फेल्स टू इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ मनी। देखो दो बातें हमें दे दी कि क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ प्राइस का डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, M एंड V P जिसको कह दिया हमने, एंड दूसरा कह दिया कि प्राइजेस का जो मनी के वैल्यू ऑफ मनी के साथ जो रिलेशनशिप है वो एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनेट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन दोनों को इंटीग्रेट नहीं किया, दोनों को
एक्चुअल में बताया नहीं गया कि कैसे ये कारगर साबित होंगे। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राइस लेवल है, सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर थोड़ा ही ना है, अब नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी हैं। कोई फैशन आ गया किसी चीज़ का, पहले वो चीज़ नहीं चल रही थी, आजकल चल रही है, फैशन आ गया तो उसका प्राइसेस बढ़ गया। दिस इज़ नॉन मॉनेटरी फैक्टर विच इज़ नॉट कंसिडर्ड। इट मेजर्स कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को लिया। आप कैश ट्रांजैक्शंस में भी दो तरीके की होती हैं, एक तो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट प्राइस, इट्स कॉस्ट। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देख रहे हैं वो प्राइस है, राइट। तो वहाँ पे अगर हम पूरा कैश ट्रांजेक्शन्स ले रहे हैं और जर्नल प्राइस लेवल ले रहे हैं तो फिर प्राइस लेवल को तय करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। स्टैटिक थ्योरी, कहीं ना कहीं स्टैटिक थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर ही नहीं किया है। प्राइस इज़ द रिजल्ट ऑफ इनकम रेदर देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर मनी, ठीक है। तो प्राइस जो है वो इनकम का रिजल्ट है, ना कि क्वांटिटी की मनी का कितना सर्कुलेशन है, एक मनी का कितना डिमांड है, उस पे उससे ज़्यादा वो इनकम पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मनी है, लेकिन अगर आप उसके थ्रू इनकम ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो प्राइस लेवल कैसे बनाओगे, राइट। तो ये थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, जिसमें हमने फिशर्स की थ्योरी की है। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।